क्या जो किस्सा हुआ है, क्योंकि इंसिडेंट एक हुआ, आपकी वाइफ को डिपोटेशन के लिए भेजा गया। इस पूरे घटनाक्रम को बताएं, मतलब क्या हुआ, कब शादी हुई, कैसे हुआ? एक्चुअली ये हमारी शादी 24 मई 2024 को हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। ये मेरी कज़न है, मेरे मामू की बेटी हैं। कहाँ रहते हैं? ये वहाँ पाकिस्तान में सियालकोट में रहते हैं, और पार्टीशन से पहले ये यहाँ मेरा अभी घर है, यहाँ पे ये दोनों फैमिलियाँ जॉइंट रहती थी। वो विभाजन के दौरान दोनों फैमिलियाँ बट गईं, तो ये पाकिस्तान चले गए। तो उसके बाद हमारे परिवार के बड़ों ने रिश्ता तय कर दिया हमारा बचपन में ही कि हम आपस में रिश्तेदारी करेंगे। तो फिर जब अभी शादी की हमने 2024 में, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सीआरपीएफ में कार्यरत हूं। तो मैंने अपने विभाग को शादी की अनुमति के लिए सूचना देने के लिए मैंने 31/12/2022 को मैंने एक लेटर लिखा था, और उसको उस लेटर के ऊपर कुछ आपत्तियां लगा के इन्होंने रिटर्न कर दिया। 24 जनवरी रिस्पेक्ट है। तो उसमें मैरिज का कार्ड, शादी कहाँ पे होगी ये, और ये सब चीज़ें उसमें लिखी गई। मैंने उन सब आपत्तियों का निवारण करके शादी का कार्ड लगा के मैंने डिपार्टमेंट को दी। 72 बटालियन सीआरपीएफ सुंदरबनी में कमांडेंट साहब से मैं मिला भी। फिर वो मेरा लेटर जो है थ्रू प्रॉपर चैनल डीआईजी रेंज, उसके बाद जम्मू सेक्टर आईजी सीआरपीएफ, फिर एसडीजी जेके जोन से होता हुआ वो डायरेक्टेड सीआरपीएफ दिल्ली तक गया। वहाँ कुछ समय लगा, 2-4 महीने 5 महीने का समय वहाँ पे लगा। फिर उसके बाद में वहाँ से एक रिप्लाई आता है, जवाब आता है कि उसके संबंध में उन्होंने लिखा है, मतलब क्लियर लिख के दिया है कि रूल के हिसाब से ये जो है एक सरकारी कर्मचारी को सरकार को सूचित करना होता है, डिपार्टमेंट को सूचित करना होता है। तो मेरे बारे में साफ उसमें लिखा है कि प्रार्थी ने डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया है। लेटर है आपके ये पास? लेटर मेरे पास है, ये लेटर है, आप देख सकते हैं। अच्छा अच्छा। इसमें साफ मेंशन हुआ है, अच्छा, कहाँ पे लिखा है? ये लिखा हुआ है कि प्रार्थी ने उल्लेख मतलब इसके संबंध में सूचित कर दिया है। और ये कोई एनओसी कानून है कि शादी से पहले आपको उनको सूचित करना सूचित है? करना है। अच्छा। मैं 24/5/2024 को शादी की है। शादी के बाद भी मैंने सूचित किया है, ऐसा पहले भी किया? पहले भी किया है। और तो अनुमति वहां से दी गई 30 कि 30 शादी के लिए? जी, ये देखो क्लियर है, 30/4/2024 को डायरेक्टरेट से आया हुआ है कि इसने सूचित कर दिया है डिपार्टमेंट को, और एनओसी का कोई उल्लेख नहीं है इसमें। अच्छा। उसके बाद में ये 24/5/2024 को मेरी शादी हुई। मेरे फादर कैंसर पेशेंट हैं। पहले हमने डेट जो है, उन्होंने सीआरपीएफ में मतलब किया था कि आप कर सकते हो शादी? जी क्लियर है, ये लेटर है मेरे पास डायरेक्टर डीजी का। अच्छा अच्छा। जी, इन्फॉर्म किया मैंने। अच्छा। फिर उसके बाद शादी करने के बाद भी मैंने इन्फॉर्म किया, मैंने मैरिज सर्टिफिकेट की कापियाँ, अपने वेडिंग कार्ड की, और हालांकि तस्वीरें वो भी मैंने जो है वहाँ पे दी 72 बटालियन में। और टाइम टू टाइम मैं प्रॉपर इन्फॉर्म करता रहा डिपार्टमेंट को। फिर मैंने दरअसल पहले शादी की हमारी डेट 5/11/2023 थी, जो इसमें मेंशन है। तो इस लेटर में भी समय लग रहा था और वीज़ा मिलने में भी देरी हो रही थी, तो उस टाइम पे हो नहीं पाई। फिर ये अच्छा, शादी उस टाइम पे नहीं हुई? नहीं हो पाई, जो क्योंकि वीज़ा नहीं मिला? वीज़ा नहीं मिला। फिर ये लेटर के जो रिप्लाई है 30/4/2024 से डायरेक्टेड से आ जाता है। तो मेरे फादर की तबीयत भी ज़्यादा ख़राब हो गई उस दौरान, कैंसर पेशेंट है। तो दोनों फैमिलियों ने सहमति की और हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ऑनलाइन निकाह किया और शादी कर दी हमने। उसकी सूचना मैंने डिपार्टमेंट को दे दी। मेरे पास लेटर हैं जो मैंने सूचना दी है, और उससे पहले ये डायरेक्टेड से जो मैंने पहले इंटीमेशन किया है, डीजी ऑफिस से लेटर आया, उसमें ये क्लियर लिखा है कि डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म हो चुका है। फिर इसके बाद 28 फरवरी 2025 को मेरी वाइफ को वीज़ा मिलता है, वो भारत आती हैं 15 दिन के वीज़े पे। शादी किस दिन हुई थी? शादी हुई थी 24/5/2024, 24 मई को, अच्छा, 24 मई 2024 में। 2024। जी, वो आती हैं 2025 फरवरी 28 को। अच्छा, एक साल बाद लगभग वीज़ा मिला? हाँ, लमसम 9 महीने या 1 साल का इतना हमें टाइम लगा उसमें। वीज़े के प्रोसेस में कंप्लीट होने में उसकी फील्ड वेरिफिकेशन होती हैं, यहाँ पे भी सारा 2-3 विभाग उसकी वेरिफिकेशन करते हैं। तो
जब मेरी वाइफ आई तो मैंने अपनी बटालियन को टेलीफोनिकली भी वीज़े की कापियाँ भी मेरे व्हाट्सएप पे आज भी उसकी डिप्टी कमांडेंट के नाम पे जो मैंने भेजा है नंबर पे, आज भी प्रूफ है। तो मैंने वो पूरे डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया। फिर उसके बाद 15 दिन के वीज़े पे थी, तो हमने उसके विदिन 15 दिन के अंदर ही हमको एलटीवी अप्लाई करना होता है, अगर मतलब वो लॉन्ग टर्म वीज़ा जो शादी के ग्राउंड पे मिलता है। तो हमने वो 4 मार्च को ही अप्लाई कर दिया, 4 मार्च अभी 2025 को। तो 14 तक हमारा विजिट वीज़ा था। उस दौरान फील्ड वेरिफिकेशन हुई एलटीवी की, और 13 मार्च को जो है हमारा इंटरव्यू एफआरओ के पास होता है, एफआरओ जम्मू के पास। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका पॉजिटिव रिकमेंडेशन हम आगे भेज रहे हैं, तो आप एलटीवी कैटेगरी में फॉलो करते हैं, आप स्टे कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं। तो रहते रहे, सब ठीक था। फिर उसके बाद ये जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट पहलगाम अटैक हुआ, फिर गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिए, उस पर जो फैसले लिए, तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो होम मिनिस्ट्री से आर्डर निकला है, उसमें उन्होंने एलटीवी के लिए ये नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है कि इन पे लागू नहीं होता है। तो हम एलटीवी में आते थे, क्योंकि हमारी रिकमेंडेशन होके इन प्रोसेस में था। लेकिन ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो एलटीवी वैलिड और इशू ऑफ न्यू वीज़ा अलाउड, एलटीवी यस मिलेगा। और ये डेडलाइन ऑफ एग्जिट इंडिया फॉर वीज़ा होल्डर, सबको एग्जिट है। एलटीवी जो कैटेगरी में आते हैं उनको, उनके ऊपर नॉट एप्लीकेबल, ये गवर्नमेंट का ऑर्डर जो आया। हम इसके अनुसार ठीक थे, तो अचानक हमें एक एग्ज़िट परमिट आता है, ये एफआरओ की साइट से हमें मेल आता है। मैंने वहाँ बात की, तो थोड़ी देर के बाद वो एग्ज़िट परमिट जो है कैंसिल हो जाता है। तो दूसरे दिन जो है तहसीलदार की तरफ से हमें बोला जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है। उसके ऊपर ये आप देख सकते हैं, ये देखो एग्जिट परमिट अगेंस्ट एप्लीकेशन आईडी नंबर, ये स्टैंड कैंसल, वी आर री एग्जामिनिंग योर केस, ये एफआरओ का मेल है हमारे पास। फिर उसके बाद हमें जो नोटिस दिया जाता है वो दिया जाता है विजिट वीज़े पे, विजिट वीज़े पे जो तहसीलदार की तरफ से कि आपका विजिट वीज़ा इतने से इतना था। हालांकि हमारा विजिट वीज़ा जो है वो 14 मार्च तक था, वो लिख रहे हैं 22 मार्च तक, ऐसा नहीं है, 14 मार्च तक था हमारा। तो हमने 13 मार्च को हमारा अप्रूवल के लिए चला गया। जो इसका प्रोसीजर है एलटीवी का आम यही है, मतलब जो भी है ऑफिशियली काम इसका। तो उस दौरान फिर हमें नोटिस दिया गया, हमने एडवोकेट अंकुर शर्मा जी से बात की, और हमने इस पटिशन को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में दर्ज किया। तो कोर्ट ने उसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स देखे, हमारे उसमें देख के उन्होंने इंटरवेंशन की। तो मेरी वाइफ को उस टाइम अटारी बागा बॉर्डर लिया जा रहा था। हाँ, हालांकि ये सीआरपीएफ की जो डायरेक्टरेट से हमारी जो अप्रूवल आई है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सूचित कर दिया गया है, हमने ये हाई कोर्ट में हमें सबमिट की, ये कोर्ट ने माना इस चीज़ को, ये वैलिड, क्योंकि डीजी ऑफिस से आई हुई है। तो उसके बाद मेरी वाइफ को अटारी बॉर्डर पे लिया गया। फिर उसके बाद में कोर्ट से शाम को एक ऑर्डर निकलता है, उन्हें रोका जाता है एलटीवी के उसके। वहाँ अटारी में रोक दिया गया? नहीं, मतलब वहाँ पहुँचने तक यहाँ से कोर्ट ने डिसीजन लिया। तो फिर उन्हें वहाँ से रिटर्न किया गया, आपकी वाइफ को वापस किया गया कि हम एलटीवी में फॉलो करते हैं, और उसके ऊपर जो भी निर्णय होगा कोर्ट का, जहाँ जो डिपार्टमेंट है वो मतलब आगे है। तो इस दौरान में मैंने सोशल मीडिया पे कुछ न्यूज़ सुनी कि सीआरपीएफ की तरफ से कि आप मतलब जवान पे एक्शन लेने वाले हैं, ये है वो है, तो न्यूज़ में चलता रहा। तो कल अचानक कुछ हमारी 41 बटालियन जो इस टाइम भोपाल में है, अभी मेरे ट्रांसफ़र कर दिया गया भोपाल में, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो वहाँ से कुछ नोटिस आता है मुझे, तो मैं उस नोटिस को रिसीव करता हूँ, तो उसमें पढ़ता हूँ, तो उसमें वो एक चीज़ मेंशन करते हैं कि हमें निकाह के लिए इन्फॉर्म किया जवान ने। तो निकाह ही मैरिज होती है, निकाह के लिए इन्फॉर्म किया है, निकाह के लिए इन्फॉर्म किया, फर्स्ट पैरे में लिख रहे हैं। और
वीज़े के लिए इन्फॉर्म नहीं किया। वीज़े के लिए वीज़े की कापियाँ मैंने सबमिट की हैं, सब किया है। फिर वो कह रहे हैं कि विज़िट वीज़ा एक्सपायर होने के बाद इलीगली ये जमान ने अपने पास रखा था। ऐसा नहीं है, मेरे पास प्रूफ है। ये एलटीवी के जो कंसर्न अथॉरिटी हैं उन्होंने हमें स्टे बोला, उनके लेटर हैं, सारा जो प्रोसीजर है। मैंने ये एलटीवी अप्लाई के, विज़िट वीज़े के जो भी प्रोसीजर है वो लिखित में भी और कल भेजे आपने? नहीं, पत्रियाँ ये इसके कापियाँ वो मैंने 41 बटालियन में भी जमा की हैं पहले? हाँ, पहले ये सब होने से पहले। टोटल मैंने वहाँ पे, अभी मैं न्यू पोस्टिंग वहाँ गया था 29 मार्च को मैंने वहाँ ज्वाइन किया। इससे पहले एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ अचानक। इस पे कल वाले में क्या आप बताया गया कि आपको डिस्मिस किया जाता है? जी, उसमें लिखा गया है कि आप क्या है लेटर में, क्या है? लेटर में ये चीज़ भी वो मेंशन कर रहे हैं कि निकाह के बारे में जमान ने सूचित किया है। तो वो बता रहे हैं कि विजिट वीज़े के बाद आपने एक पाकिस्तानी को घर में रखा, जो कि वो एलटीवी में रखा। उस वजह से वो हाँ, रीजन दिया गया, लिखा है कि आपको डिसमिस किया है। क्या रीजंस क्या दिए डिसमिस के? रीज़न यही लिखा है उसमें कि आपने एलटीवी ख़त्म होने के बाद अपनी वाइफ को यहाँ पे रखा और इसमें आपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म नहीं किया। इन्फॉर्म मैंने किया, मेरे पास प्रूफ है, प्रॉपर चैनल मैंने उसमें डॉक्यूमेंट लगा के इन्फॉर्म किया हुआ है। एलटीवी के कागज़ भी मैंने जो है 41 बटालियन में भी जमा कर दिए हैं। तो इससे पहले मुझे 72 बटालियन में जब मेरी वाइफ आई, उसके बाद मैं छुट्टी काट के 23 मार्च को मैं 72 बटालियन में रिपोर्ट किया था। तो आप इस दौरान कहाँ पोस्टेड है? जम्मू कश्मीर में पोस्टेड? नहीं, मैं इस टाइम मध्य प्रदेश भोपाल में पोस्टेड हूँ। वो तो अभी है जी। जब ये सारा अब शादी हो रही थी तो कहाँ? उस टाइम मैं जम्मू कश्मीर सुंदरमणि मेरा हेडक्वार्टर था 72 बटालियन का, और शिवखोड़ी में मेरी पोस्टिंग थी। अच्छा, अभी इधर ही पोस्टेड? जी। तो उस दौरान मेरे ये 23 मार्च को मैं रिपोर्ट करता हूँ वाइफ के यहाँ आने के बाद 72 बटालियन में। मैं वहाँ भी बताता हूँ, मैंने पूरे डॉक्यूमेंट्स मैंने उनके प्रिंट में निकाल के रखे हुए हैं, जो मैंने व्हाट्सएप भी किए घर से, इनको पूरी डिटेल 72 बटालियन को दी, वीज़े की कापी दी और एलटीवी के लिए बताया। तो फिर मैं 26 मार्च को जब मैं शिवखोड़ी से हेडक्वार्टर सुंदरमणि में जाता हूँ, तो वहाँ अचानक से मुझे 27 तारीख को सुबह अर्ली मॉर्निंग बिना कुछ बताए हुए अचानक मुझे कहते हैं कि आपको 41 में रिपोर्ट करना है, आपको जाना है, आपकी ट्रांसफ़र होगी। तो मैंने पूछा, मेरा अभी 2027 में यहाँ ट्रांसफ़र पीरियड कंप्लीट होना था JNK से। तो मैंने आदेश के अनुसार मैंने उस पर कुछ ज़्यादा बात नहीं की, मैंने अपना वो उठाया। मुझे उसमें जब भी आप किसी दूसरी बटालियन में ट्रांसफ़र होते हैं तो आपको 15 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलता है, पीरियड मिलता है, आपको घर से होके वहाँ ज्वाइन करना होता है। मेरा वो भी नहीं मिला, मुझे एमरजेंसी वहाँ रिपोर्ट करने के लिए बोल दिया, JT उसमें नॉट परमिट लिख दिया। तो मैंने आदेश के अनुसार यहाँ से 41 बटालियन भोपाल में 29 को मॉर्निंग में मैंने ज्वाइन किया। मुझे ना ट्रेन, जी अभी जस्ट ये, उसके दौरान मुझे ना ट्रेन की टिकट मिली, ना मुझे हेडक्वार्टर से कहीं मुझे छोड़ा गया, सीधा गेट से आउट कर दिया गया। रीज़न किसी ने कुछ नहीं बताया। फिर मैंने वहाँ जाके 41 बटालियन के कमांडेंट सर का, डिप्टी कमांडेंट सर का मैंने इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू होता है जब भी पोस्टिंग जाओ। तो मैंने वहाँ पूरी कहानी अपनी मैंने सुनाई, ये बात है, इन्फॉर्म किया, मैरिज मैंने ऐसे की। तो मैंने वहाँ CO सर से बता के मैंने एक DG साहब के इंटरव्यू के लिए एक लेटर लिखा। उसमें भी मैंने यही मेंशन किया कि ऐसे ऐसे मैंने इन्फॉर्म किया था, ऐसे मैंने शादी की प्रॉपर चैनल से। अब शादी करने के बाद अचानक से मुझे यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया, इसके पीछे का कारण मुझे मालूम नहीं है। वो एप्लीकेशन अभी मेरी अंडर प्रोसेस में है DG साहब के इंटरव्यू के लिए। उसमें मैंने पूरे डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, वीज़े की कापियाँ लगाई हैं, मैरिज सर्टिफिकेट लगाए हैं, A to Z DG साहब के लिए भी मैंने लिख के वहाँ दिया हुआ है। फिर उसके बाद मैं कमांडेंट सर के नाम पे मैंने एक इंटीमेशन लिखा अपनी शादी के बारे, क्योंकि न्यू बटालियन थी तो मैंने उनको भी इन्फॉर्म किया प्रॉपर। उसमें LTV के कागज़ भी लगाए कि इस टाइम LTV में स्टे करते। उसके बाद ये सब इंसिडेंट हुआ तो मैं छुट्टी आया, फिर आपको मैंने पहले बता दिया ये सब हुआ। तो कल अचानक से मुझे ये डिसमिस फ्रॉम सर्विस का ये आ गया। तो मैं तो इस चीज़ से हैरान हूँ, तो परेशान हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। मैं यही प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहता हूँ कि एक जवान होने के नाते ही मेरे साथ इंसाफ किया जाए।
कि ऐसा क्यों, जब मैंने प्रॉपर चैनल 2024 में शादी कर रहा हूँ, 2022 से मैं डिपार्टमेंट को लगातार सूचित करता आ रहा हूँ। वो डिपार्टमेंट जानता भी, हर कॉपी मैंने उनको दी है। और ये एलटीवी की बात, ये एफआरओ कंसर्न के पास, ये हो मेरे पास पेपर हैं, ये आप देख सकते हैं। हैज़ बीन रेफर्ड टू हायर अथॉरिटी फॉर अप्रूवल के लिए एमएचए को जा रखा है हायर अथॉरिटी के पास। तो मुझे बताओ कि इसमें कहाँ पे इलीगल हुआ है, जहाँ आप लोग देख सकते हैं डायरेक्टेड का क्लियर आर्डर है, सूचित मैंने किया है सीआरपीएफ को, वो क्लियर लिख रहे हैं कि हमें इन्फॉर्म नहीं किया। एक चीज़ उन्होंने मेरे डिसमिस आर्डर में मेंशन की है कि हमें निकाह के लिए सूचित किया। निकाह ही तो होता है शादी, वही तो की है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है उसमें। तो मेरी होम मिनिस्टर साहब से और प्राइम मिनिस्टर साहब से ये अपील है कि वो पर्सनली तौर पे इस चीज़ के ऊपर देखें कि एक जवान के साथ ये क्यों हो रहा है। जो होम मिनिस्टर साहब की जो गाइडलाइन आई है जो एग्ज़िट परमिट वीज़े के लिए, मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी समझ है ये टोटली उसके खिलाफ है। आपको मैंने दिखाया भी है, उसमें वैलिड भी है, न्यू वीज़े एलटीवी ही इशू होंगे, उस पर ये ऑर्डर एप्लीकेबल भी नहीं है। तो प्रॉपर उसके खिलाफ ये मेरे साथ किया जा रहा है। तो कल मुझे ये डिसमिस का नोटिस दिया गया, तो मैं अपनी अपील जो है प्राइम मिनिस्टर साहब से और होम मिनिस्टर साहब से करना चाहता हूँ। तो क्या बोलते हैं, मतलब घर में क्या माहौल है, जैसे वाइफ है वो क्या नहीं, घर में सब परेशान हो गए, अचानक से ऐसा किया जा रहा है, सभी लोग परेशान हैं, आसपास के भी आ रहे हैं, बैठ रहे हैं। एक मतलब दुख की माहौल बन गया हमारे घर में, एक मातम तरह की माहौल बन गया कि हो क्या रहा हमारे साथ, जबकि हमने प्रॉपर चैनल से हर चीज़ की हुई है। मेरे जहाँ तक मेरी सूझबूझ बोल रही है कि कहीं एक कागज़ में मिस्टेक नहीं है, तो ऐसा हमारे साथ किया जा रहा है। तो जैसे आपकी वाइफ है वो पाकिस्तान से, उनका क्या कहना है? वो भी प्राइम, उन्होंने पहले भी अपने इंटरव्यू में कहा था, प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील की थी कि हम सबको दुख है, बीइंग ए सोल्जर्स मुझे ज़्यादा दुख है इस चीज़ का। हम भी तो ड्यूटी करते हैं, जो हुआ है उसके तो हम खिलाफ़ हैं, और जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया वो भी सराहनीय है, अच्छा है। पर लेकिन गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन आई है, जो उसमें आई है, हम उस कैटेगरी में फॉलो करते हैं, इसीलिए हम स्टे कर रहे हैं। इसीलिए हाई कोर्ट ने भी उस चीज़ को माना है। और अचानक से सीआरपीएफ डिपार्टमेंट मुझे बर्खास्त करता है, तो यही मैं कहना चाहता हूँ और अपील करना चाहता हूँ। तो जिस तरह आप सीआरपीएफ में है, तो यहाँ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन क्या आपने किए हैं, क्या आप लड़े हो? मतलब अगर आप सब मौका मिले एज ए सीआरपीएफ, क्या आप करेंगे? नहीं, ज़ाहिर जब मैंने एक डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया है, उसमें मैंने ट्रेनिंग की है और ड्यूटी मैंने अपनी ईमानदारी से हर जगह ड्यूटी की है। मैंने छत्तीसगढ़ में सेवा दी है ऑपरेशनों में, उसके बाद मैंने बिहार में सेवा दी है, छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन में, छत्तीसगढ़ में मैं 2-2.5 साल रहा, वहाँ पे रहा हूँ। JNK में मैं जम्मू और ये राजौरी के एरिया में ही रहा हूँ, और अभी मुझे भोपाल में पोस्टेड किया गया। तो अचानक से मेरे साथ ऐसे किया जाना, मेरे ख्याल से मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। तो मैं इस चीज़ की अपील जो है प्राइम मिनिस्टर साहब से करता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए, जस्टिस किया जाए। अब आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या लीगल में आप जा सकते हैं? जी, मैं ज़रूर इसके लिए मैंने अपने वकील साहब से भी बात की है, तो मैं हाई कोर्ट से अपील करूंगा, मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। और मैं प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब से भी अपील करता हूं कि इसमें। और जो वीज़ा पेंडिंग है वाइफ का? वीज़ा पेंडिंग है, वो होम मिनिस्ट्री में अप्रूवल के लिए गया है, तो मैं वो उसके लिए भी अपील करता हूँ सरकार से कि वो वीज़ा भी दिया जाए, ताकि हमारे घर में थोड़ा माहौल ठीक हो। एक परेशानी की टेंशन बन चुकी है, और इधर से सर्विस का ये इस तरह का नोटिस आना। तो ये शादियाँ होती रहती हैं, मतलब जो आपकी रिश्तेदारी में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में काफ़ी लोग हैं, वहाँ पे शादी होती है, पाकिस्तान में काफ़ी सारे लोग शादी जी, वो तो होती है। अभी आपने देखा है कि हमने भी सोशल मीडिया या मीडिया के थ्रू अब देखा है कि कितने लोगों ने शादियां की हैं, शादियां होती हैं, और लोग रिश्तेदार जो भी हैं आपस में। मेरे तो मामू की बेटी हैं, इसमें हमने बड़ों ने किया था, मेरी अरेंज मैरिज हुई है जी। तो अब आखिर में एक क्या मैसेज आप देंगे, क्या एक अपील करेंगे? मैं अपील प्राइम मिनिस्टर साहब से और होम मिनिस्टर साहब से
इस चीज़ के लिए अपील करता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। ये जो मेरे साथ किया जा रहा है, ये मेरे पास पूरे प्रूफ हैं, मैंने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया है, तो अचानक मेरे साथ ऐसे किया जा रहा है, उधर वीज़े के लिए और दूसरा सर्विस से इस तरह करना, तो एक हम परेशान हैं। हम इसके लिए गुहार लगाते हैं प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब से।